सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि पश्चिम एशिया तनाव में हुथी की एंट्री से कैसे हालात और खराब हो गए हैं। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच हमले रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे। ट्रंप और ईरान की ताजा धमकी से क्यों घबराया हुआ है पूरा खाड़ी का इलाका। वहीं एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सऊदी अरब और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते की। जानेंगे क्या इससे इलाके में समीकरण बदल सकते हैं, खाड़ी के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। वहीं आपको बताएंगे इब्राहिम ट्राउरे की चेतावनी से कट्टर मुस्लिम सकते में क्यों हैं। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका ने लगातार 12वें दिन ईरान पर बरसाए बम, ईरान का पलटवार। जॉर्डन में अमेरिकी थाड तो कुवैत में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का दावा। लाल सागर में हुती समूह का सऊदी के 2 तेल टैंकरों पर हमला। ईरान जंग के बीच अमेरिका का सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता, सऊदी को मिलेगी असैन्य परमाणु तकनीक। विशेषज्ञों ने क्षेत्र में परमाणु प्रसार के खतरे की जताई आशंका। अमेरिका ने कहा फुल प्रूफ है व्यवस्था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ब्लैक सी में रूसी हमले के बढ़ने की जताई आशंका। रूस पर यूरोपीय संघ का शिकंजा, 4 साल के सबसे बड़े प्रतिबंध पैकेज की घोषणा। 218 संस्थाओं और लोगों पर पाबंदी। थाईलैंड में बड़ा आतंकी हमला, दक्षिणी प्रांत में सुरक्षा चौकी को बनाया निशाना। गोलीबारी और पाइप बम विस्फोट से 5 सैनिकों की मौत। हमलावरों की धरपकड़ के लिए इलाके में सर्च अभियान। यूरोप में जंगलों की आग का कहर। फ्रांस, स्पेन, इटली में निकासी का बड़ा अभियान। 2026 में टूटा 2 दशक का रिकॉर्ड। स्पेन के प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर दी चेतावनी, कहा हर साल बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान के हमलों ने अब पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को चुनौती दे दी है। हुती के हमलों से सऊदी अरब पर दबाव बढ़ रहा है तो पाकिस्तान मुश्किल कूटनीतिक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सऊदी के साथ रक्षा सहयोग, दूसरी तरफ ईरान की मध्यस्थता की उम्मीदें। तो क्या मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब पाकिस्तान भी सीधे खिंचता चला जाएगा? आइए आपको इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान पूरे युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों के बहाने खाड़ी देशों को निशाना बनाता रहा। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर तो अब भी हमलों का सिलसिला जारी है। सीज़फायर से पहले कतर, यूएई और सऊदी अरब भी निशाने पर थे। फिर भी ये देश जंग में सीधे कूदने से बचते रहे, लेकिन यमन के हुती समूह के सहारे ईरान सऊदी अरब को अब रण क्षेत्र में खींचने पर मजबूर कर दिया है। यमन के सना हवाई अड्डे पर ईरानी विमान को रोकने से शुरू हुआ तनाव लाल सागर में टैंकरों को आग में भस्म करने तक पहुंच गया है। हुती समूह ने सऊदी की बंदरगाह की तरफ से आ रहे 2 तेल टैंकरों एंसेलिया और लैला पर हमला करने का दावा किया है। समुद्री सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक सऊदी के झंडे वाले तेल टैंकर एंसेलिया पर मिसाइल से हमले किए गए। टैंकर ने मदद की गुहार लगाई और बताया गया कि इसमें आग लग गई है। सोमवार को हुती समूह ने लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था। हुती समूह ने तेल टैंकर पर हमला करके सऊदी अरब को ललकार दिया है, जिससे उस पर जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सऊदी पर यही दबाव पाकिस्तान को फंसाता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ नाटो जैसा समझौता कर रखा है। इन मजबूरियों के बीच पाकिस्तान को हुती के समुद्री नाकाबंदी की निंदा करनी पड़ी है। यमन के हुती समूह से लड़ने का मतलब है एक तरह से ईरान से लड़ना है।
तो एक तरफ सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं तो वहां पाकिस्तान की सेना को जाना पड़ सकता है, लेकिन ईरान पाकिस्तान से मध्यस्थता जारी रखने की बात कह रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान हूती से लड़ेगा तो मध्यस्थता कैसे करेगा, यानी पाकिस्तान ईरान और सऊदी के बीच में फंस गया है। लेकिन पाकिस्तान मध्यस्थता का खेल जारी रखे हुए है। अब कतर, मिस्र के साथ मिलकर पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच 10 दिन के सीजफायर का नया प्रस्ताव रखा है। दोनों देश कूटनीति के रास्ते को खुला रखने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में उनके इरादे कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। इस बीच अमेरिका ने लगातार 12वें दिन ईरान पर बम बरसाए हैं। मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, समुद्री क्षमताओं, तटीय निगरानी केंद्रों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इराक बॉर्डर पर स्थित शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी सेना के बड़े सैन्य उपकरण गोदाम, पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली, MQ-9 ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाने की बात कही है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जबकि ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जमीनी हमला हुआ तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार त्रिगुणायत, फॉर्मर सीनियर एम्बेसडर हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। त्रिगुणायत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल तो यही है सर, जिस तरह से हूती ने सऊदी अरब पर एक तरह से उसके जहाज़ों पर हमले किए हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा धर्म संकट यहाँ पर पैदा हो गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान पे ये जो धर्म संकट है ये तो ईरान के से ही हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान को जो मेन एक रोल मीडिएटर का, जिसको वो कहते हैं, कर रहे हैं, या पोस्टमैन का, जो भी रोल कहिए, वो इसीलिए करना पड़ा क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें सऊदी अरेबिया के साथ जो उन्हें म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है उसके चलते उन्हें सऊदी अरेबिया की तरफ से लड़ना पड़ता। और ईरान जो है उनके साथ बॉर्डर भी है काफी बड़ा और उनके अपने रिलेशनशिप है, इसीलिए उसने अपने को बचाने के लिए किया। लेकिन अब जो दूसरी चीज, अब एक नया एंगल आ गया है, वो है हुतीज का। तो ये 2015 से हुतीज और सऊदी अरेबिया के बीच में, या जो फोर्सेस हैं इनकी, उसके बीच में लड़ाई चल रही है। आपको याद होगा जब 2015 में इन्होंने सुन्नी कोलिशन फोर्स बनाया था, उस वक्त पाकिस्तान से भी कहा था कि कंट्रीब्यूट करे अपनी फोर्सेस, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया था। हालांकि इनके पुराने जनरल राहिल शरीफ उसके प्रेसिडेंट कमांडर भी थे, जो पुराने आर्मी चीफ थे। तो पाकिस्तान ने हुतीज को कहा कि अगर कोई भी हमारा पाकिस्तान फ्लैग टैंकर पे अटैक करोगे तो वो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो देखिए, सिचुएशन तो उसकी है, लेकिन ये डायरेक्टली ईरान के साथ में लड़ाई का इनका चांस अभी नहीं है। और हालांकि इन्होंने ईरान को भी कहा है कि अगर आप सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करोगे तो वो हमारे ऊपर भी अटैक होगा। तो इसलिए सऊदी अरेबिया के, अगर आपने देखा होगा कि इस पूरे युद्ध में सबसे कम अटैक सऊदी अरेबिया के ऊपर हुए हैं और कतार के ऊपर, बाकी सारे कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है इससे। तो पाकिस्तान बचा रहा है अपनी स्किन को किस तरह से, और इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि जो मीडिएशन रोल है वो जो भी उसका है, जितना भी बच सकता है इसमें बचा रहे, ताकि ये लड़ाई और आगे ना बढ़े, जिसमें गल्फ नेशंस भी, खासतौर से सऊदी अरेबिया अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो समस्या हो जाती है उसके। ठीक है। दूसरी ओर सर, ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में वार और पलटवार का सिलसिला चल रहा है, ये कब तक रुकेगा? कि इसमें बातचीत की कोई संभावना, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बातचीत तो साइड में चल रही है इनकी। कहीं बीते कल पाकिस्तान में कुछ दिन पहले हुई, 2 दिन पहले, उससे पहले ओमान में, अभी कतार में, सब कर तो रही है कोशिश पूरी तरह से एक सीज फायर हो जाए 10 दिन की या 15 दिन की, जो भी, ताकि फिर से वो जो मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग साइन किया था इन्होंने, उसके ऊपर फिर से बातचीत शुरू कर सके। चाहते दोनों हैं रोकना, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि रोके कैसे, कौन ब्लिंक करेगा पहले। तो इसीलिए दोनों तरफ से लड़ाइयां हो रही हैं। लेकिन आशा यही है कि किसी ना किसी तरह से एक तरह सीज फायर हो और दोबारा से, क्योंकि अगर वो नहीं होती है, मान लीजिए, और बढ़ता है, तो फिर पूरे युद्ध को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो सब सेक्टर्स में लड़ाई शुरू हो जाएगी। और ये हुतीज का जो उतरना है इस वॉर के अंदर, एक तरह से ईरान के सपोर्ट में है। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली सऊदी अरेबिया और उनके बीच लड़ाई हुई, उसकी वजह से ये ब्लॉकेट हुआ है। लेकिन अब चूंकि एक बार हो गया है, तो ये आप सोचिए कि हॉर्मुज तो बंद है ही है, बाब एल मंदब भी बंद हो गया, तो कितना बड़ा ग्लोबल एक स्ट्रेस उसके ऊपर हो जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह की।
और इस सब के बीच सर, जो अमेरिकन एक्सपर्ट हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है, खासकर जो सऊदी अरब में रियाद में अमेरिकन एम्बेसी के अंदर में CIA के हेडक्वार्टर पर वहाँ पर हमला किया गया, उसके अलावा कुवैत में भी जो CIA की फैसिलिटी थी उस पर हमला किया गया, तो कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इनको शायद रशियंस का सपोर्ट मिल रहा है ईरान को। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि जो सर्विलेंस है, क्योंकि ईरान के पास में अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है ना, उनकी एयरफोर्स है, तो और वो उनके पास में, तो उनको किसी ना किसी तरह की मदद की तो आवश्यकता हो गई। और चीन और रशिया दोनों के कहा जाता है कि ईरान ने चीन से एक सैटेलाइट भी खरीदा था, तो उनका बेडू 3 की रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है या रशिया की जो है वो मिल सकती है। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उनके रिश्ते जो ईरान के साथ में इस मामले में काफी स्ट्रांग है, चाहे वो रशिया हो या वो दूसरी चीज। जियोपॉलिटिकली भी उनको फायदा पहुंचाती है ये चीज। वो डायरेक्ट लड़ाई में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है जिसकी वजह से प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो है कर पा रहे हैं। लेकिन अभी तक अमेरिकन ने कहा है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है सर। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार फिर एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बातचीत करेंगे। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर सख्ती दिखाने वाला अमेरिका अब सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौता कर चुका है। यही फैसला अब दुनिया के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या परमाणु नीति में अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम हैं? क्या यह समझौता पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों की नई होड़ की शुरुआत बन सकता है? और आखिर अमेरिका ने ऐसे वक्त में सऊदी अरब पर इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया जब पूरा मिडिल ईस्ट या कहें कि पश्चिम एशिया जंग की आग में जल रहा है? आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। जिस यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर अमेरिका ईरान के साथ दो हाथ कर रहा है, अब इसी क्षेत्र में ईरान के प्रतिद्वंदी और अपने बेहद करीबी मुल्क सऊदी अरब को बड़ी राहत देता नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक अभूतपूर्व परमाणु समझौते की घोषणा की है, जिसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा तेज हो गई है कि परमाणु पर एक से प्यार तो दूसरे पर वार क्यों। इस समझौते के तहत सऊदी अरब अमेरिकी सहयोग से अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम को विकसित करेगा। दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु सहयोग से जुड़े 1-2-3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता कहा गया है। हालांकि समझौते के बारे में कोई विस्तृत जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन खबरों के मुताबिक इसमें ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जिसके तहत सऊदी अरब को भविष्य में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति हो। यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए ईंधन के तौर पर किया जाता है, लेकिन इससे परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पहले से ही उथल पुथल के शिकार पश्चिम एशिया में परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट भरोसा दिला रहे हैं कि समझौते में परमाणु सुरक्षा और अपसार के सर्वोच्च मानकों के पालन का पूरा ध्यान रखा गया है। समझौते से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सऊदी अरब को संवर्धन की अनुमति दी भी जाती है तो ये पूरी प्रक्रिया अमेरिकी कंपनियों के नियंत्रण में होगी और तकनीक किसी भी हालत में सऊदी को ट्रांसफर नहीं की जाएगी। समझौते को अब समीक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस के पास भेजा जाएगा। अमेरिका के कई सांसद और इजरायली अधिकारी इस कदम पर चिंता जता रहे हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने कभी किसी दूसरे देश की जमीन पर
यूरेनियम को संवर्धन करने में मदद नहीं की है। ऐसा इसलिए है कि अगर कोई खुद परमाणु ईंधन तैयार कर लेने में सक्षम होता है तो वो परमाणु हथियार बनाने के लिहाज से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बन जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या सऊदी अरब परमाणु बम हासिल करने की आकांक्षा रखता है? फिलहाल ऐसे कोई संकेत तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सबसे व्यापक चर्चा इसी चिंता को लेकर है। ईरान ने खुद यूरेनियम को इनरिच किया और दुनिया ने इसके नतीजे देखे हैं। हालांकि इस वक्त ऐसा कोई सबूत नहीं है कि सऊदी ईरान की राह पर चलना चाहता है। सऊदी अरब ऐसे इलाके में है जहां सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंताएं बनी रहती हैं। अगर भविष्य में ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी नेतृत्व भी अपने लिए किसी तरह की परमाणु प्रतिरोध क्षमता हासिल करने की कोशिश कर सकता है। समझौते की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका ईरान के साथ जंग में है। सऊदी में अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी ईरानी प्रतिरोध का शिकार हैं। हूती सऊदी के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर चुके हैं, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। अनिल कुमार तिरगुणायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर एम्बेसडर हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। तिरगुणायत जी, कई सारे सवाल उठ रहे हैं ऐसे वक्त पे जो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में परमाणु समझौता हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, काफी दिनों से सऊदी अरेबिया ये कहता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन लिया तो हमें भी मजबूरन लेना पड़ेगा। 1988 में ईरान ने ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया था और उसके बाद से अमेरिका के साथ कह रहे हैं कि हमको आप सिक्योरिटी गारंटी दीजिए और हमको अलाउ करिए कि हम एटलीस्ट सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन जो है उसमें अपना सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के हमारे ऑप्शन होना चाहिए। अभी तक अमेरिका इसको नहीं दे रहा था। कारण यह है कि अमेरिका चाहता था कि खाली एक ही मुल्क जो इजराइल है उसके पास ही रहता रहे। अगर कोई भी अगर न्यूक्लियर पावर है तो उनके पास रहनी चाहिए और वो उनको सपोर्ट करते हैं। ईरान भी हमेशा से ये कहता रहा कि हम तो न्यूक्लियर बम बनाएंगे नहीं, हमें तो न्यूक्लियर पावर होने का चाहिए, जो उनको एनपीटी के अंदर अलाउड है। तो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन अलाउड है, तो उसी के अंतर्गत ईरान के साथ इस वक्त सऊदी अरेबिया और इसके साथ किया, जबकि ईरान को वो कह रहे हैं कि ये कहता जरूर है लेकिन बनाना बम चाहता है। तो ये परसेप्शन की बात है और एविडेंस की बात है और इन सब चीजों को लेकर इस वक्त में एक तरह से ये मैं समझता हूँ जिस तरह वॉर जा रहा है तो अमेरिका ने उसको एक एश्योरेंस के तौर पे मैं समझता हूँ सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन डील 1, 2, 3 साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ। अब इससे होड़ तो बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि अब ईरान को जो है इस लड़ाई के बाद एक चीज तो जरूर समझ में आ गई कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो शायद ये लड़ाई इतनी आसानी से ना होती, उनके ऊपर इतनी बॉम्बिंग ना होती। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम यूक्रेन रशिया वॉर में भी यही देख रहे हैं कि यूक्रेन कहता है कि अगर हमने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब ना छोड़े होते, न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स, तो हमारे ऊपर रशिया अटैक नहीं करता। तो इस वक्त इस सब चीजों से ये तो जरूर है कि एक इसके अंदर एक रेस शुरू हो जाएगी दोबारा से। अब इजराइल खुश होगा कि नहीं होगा ये भी देखने की बात है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिश्ते भी ठीक नहीं है और सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, रीजन के अंदर बड़ी पावर है, तो नेचुरली है वो चाहते हैं कि उनके ऊपर ये थ्रेट ना लगा रहे हमेशा से। तो लेकिन ये अभी इस वक्त में वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं हो रही। ठीक है सर, ये टाइमिंग को लेकर के सवाल है, लेकिन इसका एक पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, संक्षेप में बताइएगा। अगर अमेरिका सऊदी अरब के साथ डील नहीं करता तो क्या इस स्पेस को वहां पर चीन या दूसरे देश ऑक्यूपाई कर सकते थे? ये अमेरिका की कोई चिंता हो सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि चीन उसमें, हालांकि जो सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में जैसे यूएई के अंदर है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोरिया ने बनाया है, तो नेचुरली है कि चाइना हो या रशिया हो, भारत ने जैसे रशिया ने किया है, कनाडा ने, वो कई सारे कंट्री के साथ तो डिफरेंट कंट्रीज आते हैं। अब आजकल हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है, जब से हमारा शांति बिल पास हुआ है। तो ये हर जगह एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग खुद कंट्रोल करेंगे इसको और वहां पे जिस तरह से भी होगा तो फ्यूल नहीं बनाने दिया जाएगा, तो फ्यूल शायद बाहर से आए। लेकिन एक तरह से आप सोचिए सिंबॉलिक वे में सऊदी अरेबिया के पास में भी एक कैपेसिटी होगी कि वो उसको एक 3.75% या जितना भी अलाउड है अंडर द एनपीटी उसको एनरिच कर पाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ हम आपको आगे लिए चलते हैं और आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें दिखाते हैं। आइए देखिए।
बुर्किना फासो के सैन्य प्रमुख इब्राहिम ट्राओरे ने सत्ता में खींचतान की खबरों के बीच साफ कर दिया है कि देश में एक ही नेतृत्व रहेगा। उन्होंने कहा कि एक जहाज पर 2 कप्तान नहीं हो सकते। 2022 में सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता में आए 38 वर्षीय ट्राओरे ने चेतावनी दी है कि उनके साथ काम करने वाले नियमों में उल्लंघन करेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। ये बयान सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ओमारू याब्रे और प्रवक्ता फारूक अजारिया सोरगो के लंबे समय से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आने के बाद आया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बेहद कम अंतर से 1.15 अरब डॉलर का बड़ा सैन्य खर्च पैकेज पारित कर दिया है। 2027 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को 216 के मुकाबले 212 वोटों से मंजूरी मिली। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन से पास हुए इस बिल पर डेमोक्रेट सांसदों ने लागत और इजराइल के साथ बढ़ते सैन्य तकनीकी सहयोग को लेकर सवाल उठाए। यह पैकेज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग को दर्शाता है जिसमें अमेरिकी रक्षा बजट को मौजूदा 900 अरब डॉलर से बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मनीला में आसियान बैठक के दौरान मुलाकात की। 30 मिनट से ज्यादा चली बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संघर्ष और दक्षिण चीन सागर के हालात पर चर्चा हुई। रूसी मीडिया के मुताबिक बैठक में सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ विवाद के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। इस दौरान लावरोव ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रखने पर भी आपत्ति जताई। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने गुरुवार को कहा कि वे अप्रैल से पब, क्लब और लाइव म्यूजिक वेन्यू के लिए बिजनेस रेट्स में 20% की कटौती करेंगे। परिवारों और बिजनेस की मदद के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत 3 दिनों में ये उनकी तीसरी घोषणा है। सोमवार को सत्ता संभालने के बाद से बर्नहैम ने ये भी कहा कि वे घरेलू बिजली बिलों से टैक्स हटाएंगे और बस के किराए को सीमित करेंगे। इटली, फ्रांस और स्पेन के कई इलाकों में जंगल की आग लगातार फैल रही है। तेज गर्मी और हवाओं के कारण भड़की आग से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। दक्षिणी यूरोप में जारी हीट वेव के बीच कई जगह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। आग बुझाने के दौरान 3 फायर फाइटर्स की मौत हो गई। इटली के सिसिली में करीब 6000 फायर फाइटर्स और बचाव कर्मी दर्जनों जगह पर लगी आग से जूझ रहे हैं। वहीं फ्रांस में बोर्डो के पास जंगल की आग के चलते 10,000 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। साथ ही लेपोर्ज इलाके में लगी आग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी है। थाईलैंड में विद्रोह प्रभावित दक्षिणी इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हुए हमले में 5 अर्धसैनिक बल के जवान मारे गए और 6 आम नागरिक घायल हो गए। यह हमला बुधवार शाम नराथिवात प्रांत की बुकेटा सामी चौकी पर हुआ। सेना के मुताबिक हमलावरों ने टास्क फोर्स रेंजर्स रेजिमेंट 45 के जवानों पर गोलीबारी की और पाइप बम फेंके। हमलावर 3 AK-47 राइफलें, बुलेट प्रूफ जैकेट और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं। उत्तरी मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपियो में सदियों पुराना एक बेहद प्रसिद्ध बाजार है, जहां के आभूषण और एंटीक सामग्री पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। हमारी संवाददाता जयंती झा ने इस बाजार का दौरा कर वहां के कला शिल्प का जायजा लिया। आप इसे देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। भारत और नॉर्थ मैसिडोनिया के बीच कई अद्भुत कनेक्शन हैं। दोनों बहुत ही पुरानी सभ्यताएं हैं। मदर टेरेसा, जिनका जन्म यहाँ स्कोपिये में हुआ था और फिर वो भारत की नागरिक बन गई, और अब जब हम स्कोपिये के ओल्ड बाजार में आए हैं तब हमें एक और अद्भुत कनेक्शन मिला है दोनों देशों के बीच में। उत्तर मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपिये का पुराना बाजार अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। ये बाल्कन क्षेत्र के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक है। 12वीं सदी से ही ये एक आम बाजार नहीं, शहर का व्यापारिक केंद्र भी रहा है। यहाँ की दुकानें दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ उपलब्ध सामान भी बेमिसाल है। सुंदर आभूषण, चमड़े का सामान, एंटीक सामग्री और समृद्ध संस्कृति की झलक वाला पारंपरिक सामान। रचनात्मकता, कला और शिल्प के शानदार उदाहरण इस बाजार में जगह जगह दिखते हैं। इनमें हाथ से बनी सिल्वर फिलिग्री ज्वेलरी विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसको देखकर
भारत में उड़ीसा की कटक की मशहूर चांदी की तारकशी की याद आ जाती है। कटक की यह कला सदियों पुरानी है। अपने बारीक डिजाइन और बेहतरीन कारीगरी के लिए इसे GI टैग भी मिल चुका है। From that, we make that. I have one machine up, Cup King machine. So I make self everything. Also silver, also ruby. You can have a look. This butterfly. It's beautiful for women because it's antique. Nobody have unique. What we have here, nobody have in the Macedonia. स्कोपिये के ओल्ड बाजार में घूमते हुए हमें ऐसा लगा जैसे हम भारत की किसी मार्केट में हैं और फिर हमें पता लगता है कि यहाँ का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट चांदी के फिलिग्री वर्क, ताराकाशी वर्क वाली ज्वेलरी है, जैसे कि कटक उड़ीसा में जिनका ताराकाशी का काम दुनिया में फेमस है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दोनों देशों के बीच में काफी कुछ कॉमन में है। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ DD न्यूज के लिए स्कोपिये, नॉर्थ मैसेडोनिया से मैं जयंती झा।